गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, या जैसे नाम से पता चल रहा है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। कि एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय में जैसे जैसे वस्तुओं का एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करेगा वैसे वैसे उसकी जो उपयोगिता होती है वो घटती चली जाती है। तो ये जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है ये सर्वप्रथम गोसेन ने दिया था। जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्री थे गोसेन, उन्होंने इसको सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। लेकिन जो ये इसका नामकरण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये नामांकन सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक में किया था। और ये इस रूल का प्रतिपादन गोसेन ने किया था, इसलिए जेवेंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो उसमें आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का प्रतिपादन 1854 ईस्वी में एच गोसेन ने किया था। मार्शल ने इस नियम का नामकरण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम या घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम रखा था। जेवेंस ने इसे सर्वप्रथम गोसेन का प्रथम नियम कहा था। आगे पढ़ेंगे अपन गोसेन का द्वितीय नियम, जिसे समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जाता है। अब मार्शल ने इसकी परिभाषाएं अलग दी थी और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसकी एक जनरल परिभाषा, एक निश्चित समय में, ये ध्यान रखना निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय में एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि घटती हुई प्राप्त होती है। अर्थात पहली इकाई का, जैसे पहली रोटी खाई और गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो पहली रोटी खाने पे मान लो 10 यूटिल्स के बराबर उसे उपयोगिता मिली। तो पहली रोटी खाने से उसका पेट थोड़ा सा भर गया है, इसलिए अब उसको उसी समय अगर दूसरी रोटी दी जाएगी तो पहली रोटी की तुलना में संतुष्टि उसे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मान लो 8 यूटिल्स मिली। ऐसे ही उसको जैसे जैसे ये रोटियों की इकाइयों का उपभोग बढ़ाएगा वैसे वैसे उपयोगिता घटती चली जाएगी। इसे कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। मार्शल ने इसकी एक परिभाषा दी है, किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करने से, वस्तु का स्टॉक मतलब भंडार, कि एक तरफ आप वस्तु है, फॉर एग्जांपल एक वस्तु टमाटर लेते हैं, पहला टमाटर, दूसरा टमाटर, तीसरा, ऐसे अपन ने 10 का एक स्टॉक लिया है, 10 टमाटर एक साथ ले लिए, तो पहले से बढ़ा के कितने कर दिए, 10 कर दिए। तो वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हुई, व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है, तो जैसे पहले टमाटर था, दूसरा टमाटर लिया, तीसरा लिया, तो संतुष्टि में भी वृद्धि हुई है। लेकिन ये जो वस्तु के स्टॉक में वृद्धि है ये ज़्यादा होती है और संतुष्टि में जो वृद्धि हो रही है वो इसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है वह स्टॉक में हुई प्रत्येक वृद्धि से घटती चली जाती है। ये किसने कहा था, ये मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, कि अगर ये मान्यताएं अगर लागू नहीं होगी तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम फेल हो जाएगा। तो हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो इसकी पहली मान्यता है, जिस भी वस्तु का अपन उपभोग कर रहे हैं वो मात्रा और गुणों में समान होनी चाहिए। अर्थात मान लो हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं, तो रोटी की जो मात्रा है, पहली रोटी की साइज, दूसरी रोटी की साइज और तीसरी रोटी की साइज तीनों इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पता चले पहली रोटी का उपभोग किया वो छोटी सी थी, दूसरी वाली रोटी काफ़ी बड़ी थी और तीसरी वाली रोटी फिर से छोटी दे दी। अगर उनकी मात्राएं समान नहीं होगी तो जो सीमांत उपयोगिता है या जो उपयोगिता है या जो संतुष्टि का लेवल है वो हमें घटता हुआ प्राप्त नहीं होगा। मान लो पहली रोटी उन्होंने दे दी छोटी, उसके बाद दूसरी वाली दे दी बड़ी, तो यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो गया उसको बड़ी रोटी देने से, क्योंकि उसकी लगभग भूख जो है वो मिट चुकी होती है, तो उसे ज़्यादा संतुष्टि मिल गई, तो पहली की तुलना में ज़्यादा मिल गई, तो अपना ये जो नियम है वो क्या हो गया, असफल हो गया।
इसी प्रकार वस्तु का गुण, अब मान लो पहली रोटी उसको गेहूं की दे दें और दूसरी रोटी उसे हम बाजरे की दे दें, तो दोनों की गुण अलग अलग हो गए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। अर्थात वस्तु की मात्रा और वस्तु के गुण जो है, जिस भी वस्तु का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। उपभोग की इकाई उपयुक्त मतलब जो भी अपन वस्तु का उपभोग उपभोक्ता कर रहा है वो एक निश्चित अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और हम उसको पहली बार जब पानी पिला रहे हैं तो एक बूंद पानी पिलाएं, दूसरी बार दूसरी बूंद पानी पिलाएं, तीसरी बार तीसरी बूंद पानी पिलाएं। बहुत ज़्यादा प्यासा व्यक्ति है, एक बूंद पानी पीते ही तो उसकी संतुष्टि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, उसे और ज़्यादा प्यास लगेगी। अर्थात कहने का मतलब उसे एक गिलास भर के पानी पिलाना चाहिए। मतलब जो भी उपभोग कर रहे हैं उसकी जो इकाई है, उपभोग करने की इकाई है, वो एक निश्चित होनी चाहिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को अंगूर खिला रहे हैं हम, पहले एक अंगूर दे दें फिर उसको दूसरा अंगूर दे, तो पहला अंगूर देने से उसको जो संतुष्टि मिलेगी दूसरा देने पे उससे ज़्यादा मिल सकती है। क्योंकि अंगूर एक अंगूर बहुत छोटा होता है, वो उसकी संतुष्टि के स्तर को, उसके भूख को वो कम नहीं कर सकता है। तो हमेशा जो भी उपभोग की इकाई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उपयुक्त साइज की होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। अर्थात उपभोग का जो समय है वो कभी नहीं बदलता। ये अगर उपभोग का जो समय है वो स्थिर रहता है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग लगातार करता जाता है, जिससे सीमांत उपयोगिता का घटना स्वाभाविक है। यदि उपभोग का समय एक जैसा नहीं रहा तो यह नियम लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रोटी हम एक व्यक्ति को सुबह देते हैं, दूसरी रोटी का उपभोग करवाने के लिए उसको कहते हैं कि आप दूसरी रोटी आप दोपहर को खाना और तीसरी रोटी का उपभोग आप शाम को करना। तो तीनों का समय अलग अलग हो गया। अब पहली रोटी खाने से संतुष्टि मिली है मान लो 10 की, दूसरी से मिलनी कितनी चाहिए थी, 8 की मिलनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी जो रोटी है वो सुबह ना मिलकर उसे शाम दोपहर में प्राप्त हुई है, तो यहाँ फिर से उसे भूख लग गई है, इसलिए यहाँ भी उसको संतुष्टि कितनी मिलेगी, या तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा। तीसरी रोटी फिर लगातार नहीं दे के उसे कब दी गई है, शाम को दी गई है, तो फिर से उसकी संतुष्टि कम नहीं होगी। अतः कहने का मतलब यह है कि उपभोग का जो समय है वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए, कि एक ही समय में उसे उपभोग की इकाइयाँ प्रदान करनी चाहिए, ताकि उसकी उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त हो। अगला है उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। मान लो स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का यूज किया जा सकते। फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी है, कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, चाय की कीमत मान लो 10 रुपये है और कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये है। अचानक चाय की कीमत बढ़कर 100 रुपये हो गई या फिर कॉफ़ी की कीमत बढ़कर 1 रुपया हो गई, तो वो चाय के स्थान पर क्या पसंद करेगा, कॉफ़ी पसंद करेगा। कहने का मतलब उपभोक्ता की रुचि परिवर्तित हो जाएगी। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी उपभोग की वस्तु है या उसकी स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत हमेशा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अर्थात सभी अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी पैंटों की उपयोगिता का अपन अध्ययन करें। जब उस समय हम उसके पास कमीजों की संख्या को स्थिर मान लेते हैं। जब पैंटों से उपयोगिता का अपन अध्ययन कर रहे हैं तो हम कमीजों को क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। अगर पैंटों के साथ साथ कमीजों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, पैंटों की सीमांत उपयोगिता का स्वरूप वह नहीं होगा जो कमीजों के स्थिर रहने से होता है। अगर कमीज भी बढ़ने लग गई तो जो पैंटों का उपभोग करने से या उनका यूज करने से जो सीमांत उपयोगिता उससे घट रही थी, कि पहली पैंट का यूज किया तो इतनी सीमांत उपयोगिता, दूसरी का किया तो थोड़ी और कम, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी मान्यता है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। ये एक जनरल सी टेंडेंसी है कि हमेशा ये नियम तभी लागू होता है जब उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित मानी जाए। अगर उसकी आय बदल जाएगी तो उसके शौक, उसकी आदत, उसकी रुचि,
उसकी पसंदगी, उसके रंग ढंग ही बदल जाएंगे। रंग ढंग बदलने से उसकी उपभोग की प्रवृत्ति भी परिवर्तित हो सकती है और अपना ये नियम लागू फिर नहीं होगा। अगला है रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यह नियम लागू होने के लिए यह भी एक आवश्यक शर्त है कि उपभोग के लिए दिए हुए समय में उपभोक्ता की रुचि ना बदले। रुचि हमेशा क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। अगर मान लो रुचि बदल गई तो हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही कीमत देने के लिए तत्पर रहता है। हमेशा जो वस्तु की जो कीमत दी जाती है वो किसके बराबर होती है? उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के द्वारा, उस सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। यह मान्यताएं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्री मानकर चलते हैं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कुल उपयोगिता में केवल घटती दर पर वृद्धि होती है। अब ये नियम लागू होने के पीछे भी कुछ रीजन है। इसके दो मेन फैक्ट्स हैं जो जनरली इस नियम को लागू होने पर अपन उसका अध्ययन करते हैं। पहला जो फैक्ट है वो है व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं असीमित है, किंतु एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। अर्थात मानव जो स्वभाव है वो ऐसा है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। उसे रोटी भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए, पहनने रहने को मकान भी चाहिए, चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए। तो जो भी आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे भूख लगी है तो उसे रोटी चाहिए, तो वो उस रोटी का उपभोग इतना कर सकता है कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। यहाँ देखते हैं, जब एक उपभोक्ता वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता घटती जाती है, क्योंकि पहली रोटी खाई तो भूख ज़्यादा थी तो संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। जैसे ही दूसरी रोटी खाई थोड़ी कम मिलेगी, तीसरी खाई थोड़ी और कम संतुष्टि मिलेगी। कहने का मतलब जो आवश्यकता की तीव्रता है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें उपभोक्ता का पेट भर जाएगा। तो अंत में एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जिस पर उपभोक्ता उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। अर्थात पेट भरने के बाद वो कहेगा कि हम मुझे भूख नहीं है, अब मैं खाना या रोटी नहीं खाऊंगा। अगर रोटी खाऊंगा तो उसे पेट दर्द या उल्टी वगैरह हो सकती है। अर्थात उसकी जो संतुष्टि का स्तर है वो ऋणात्मक जा सकता है। ठीक है, मान लो चौथी रोटी खाने पे वो उसका पेट फुल हो जाए, अर्थात उसके बाद वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, उसका कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए, तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जैसे ही अतिरिक्त इकाई का अपन उपभोग करेंगे, 3 पे अगर उसे 6 के बराबर संतुष्टि मिली है और चौथी रोटी खाने पे भी 6 के बराबर उसे संतुष्टि मिली है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या सीमांत उपयोगिता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ टोटल 10 थी, यहाँ 18 हो गई, 18 से 24 हो गई, और फिर भी 24 ही रही कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात अब वो उस वस्तु से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। शून्य उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का अर्थ है एक व्यक्ति उस वस्तु की जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वह उसे प्राप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो इसका फैक्ट्स है वो ये है कि विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती। अगर सभी वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक होती तो यह नियम लागू ही नहीं होता, या विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अगर मान लो रोटी और कपड़े ये दोनों पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, ये एक दूसरे के स्थानापन्न है ही नहीं। हम रोटी के स्थान पे कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते, कपड़े के स्थान पे हम रोटी का यूज़ नहीं कर सकते। बाई चांस एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि कपड़े और रोटी का एक दूसरे के स्थान पे यूज़ कर लेंगे, तो हमें क्या होगा? जब भूख लगेगी तो हम रोटी खा लेंगे, रोटी हमें नहीं मिलेगी तो हम उसके स्थान पे कपड़ा का उपभोग करना, कपड़ा खाना शुरू कर देंगे। अर्थात इस नियम में जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता है वो तो कभी प्राप्त होगी ही नहीं। तो इसमें देखते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उस विशिष्ट आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, परंतु यदि इस वस्तु की इकाइयां अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रयुक्त की जा सके। अब मान लो जो रोटी है, पहली रोटी खा रहा था 10 की मिल रही, दूसरी तो सीमांत उपयोगिता 8 हो गई, तीसरी खाई 6 हो गई, चौथी खाई 0 हो गई। ठीक है,
यहाँ वो फूल हो गया। अब वो रोटी है, उसका यूज़ वो कहाँ करने लग गया? मान लो कपड़ा और रोटी दोनों पूर्ण स्थानापन्न हो तो वो कपड़े के स्थान पे करने लग जाएगा। अब 5वीं रोटी है तो वो कपड़े के स्थान पे रोटी का यूज़ करेगा। अर्थात अब उससे अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में अगर वो यूज़ करने लग जाएगा तो वो सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त नहीं होगी। तो उनसे भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी जितनी प्रथम आवश्यकता की पूर्ति से हुई है, क्योंकि अब रोटी का यूज़ कहाँ करने लग गया वो? कपड़े में। तो फिर से उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी या फिर धीरे धीरे घटेगी। फिर मान लो तीसरी वस्तु की, जिसके कपड़े के स्थान पे हम अगर जूते पूर्ण प्रतिस्थापक होते तो उसी रोटी का यूज़ कपड़ों में किया और फिर उसी रोटी का यूज़ उन्होंने जूतों के स्थान पे कर लिया। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में या ये इस संसार में सभी वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती है, इसीलिए ये नियम लागू होता है। अब इस नियम का तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण, तो ये मैंने पहले भी तालिका बताई है। इधर हमने वस्तुओं की मात्रा को दर्शाया है, यहाँ कुल उपयोगिता को दर्शाया है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है, और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ औसत उपयोगिता को भी दर्शा के बताया था। पहली इकाई का उपभोग किया है तो कुल उपयोगिता मान लो उसे 12 की मिली। जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ाएगा एक निश्चित समय में, 1 से बढ़कर 2 हो गई, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4, वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन कौन सी दर से बढ़ेगी? घटती दर से। क्यों? क्योंकि पहली रोटी का उपभोग करते उसके मान लो 12 यूटिल्स के बराबर उसको उपयोगिता मिली। अब वो पेट उसका थोड़ा सा बढ़ चुका है, उसका जो संतुष्टि का लेवल है वो थोड़ा सा उसे प्राप्त हो चुका है, तो दूसरी रोटी खाने पे पहले की जितनी उपयोगिता नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? दूसरी रोटी खाने से उपयोगिता मिली है उसे 10 की, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 12 और 10 22। तीसरी रोटी का उपभोग करने पे उसे उपयोगिता मिली है दूसरी की तुलना में कम, 8 की, तो टोटल कितनी हो गई? 30। इस प्रकार वो चलता रहेगा। और यहाँ देखो आप, जब वो 7वीं इकाई का उपभोग करेगा, 7वीं रोटी खाएगा, तो उसकी कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसका संतुष्टि के लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात उसका सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है। यहाँ उसकी कुल उपयोगिता तो अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। और उसके बाद भी अगर उसको भोजन दिया गया तो वो वोमिट कर सकता है, वो पेट दर्द उसके हो सकता है, तो उसकी संतुष्टि का स्तर माइनस में जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ मान लो मैंने एग्जांपल में दिखाया है, 8वीं रोटी का उपभोग कराएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ आप सीमांत उपयोगिता में देखो, पहले 10 थी, फिर 8, फिर 6, 4, तो ये सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? घटती हुई प्राप्त हो रही है। और यही क्या कहलाता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। डायग्राम ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इधर अपन उपभोग नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, जितने उपभोग की इकाइयों को दर्शाया है, इधर अपन कुल उपयोगिता को दर्शा रहे हैं। ये कुल उपयोगिता वक्र है। ये पहले इस बिंदु तक टीयू बढ़ती है, लेकिन कौन सी दर से बढ़ती है? घटती हुई दर से बढ़ती है। उसके बाद टीयू मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद टीयू घटने लग जाती है। उस टीयू से हमने एमयू वक्र डिराइव किया था। जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, गिरती है। तो ये सीमांत उपयोगिता वक्र धीरे धीरे गिर रहा है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम थी, देखो यहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम ये रही, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये सीमांत उपयोगिता के डायग्राम में देखो 0 मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद भी अगर उपभोग करते गए तो सीमांत उपयोगिता वक्र कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा, ऋणात्मक भाग में चला जाएगा। अब ये जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आर्थिक सिद्धांत तथा नीतियों में अनेक उपयोग हैं, परंतु कुछ उपयोग जो महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख हम विस्तार से अब इस वीडियो में करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पदार्थों या वस्तुओं के मूल्य या कीमत निर्धारण में, कि वस्तुओं का जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल सी टेंडेंसी है, एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जो इकोनॉमिक्स के पितामह है एडम स्मिथ। उन्होंने एक विरोधाभास दिया था, जल हीरा विरोधाभास। ये जल हीरा विरोधाभास क्या था? अपने सबको पता है
कि जल है एक वो मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी और अनिवार्य वस्तु है। यस, लेकिन हीरा जो है वो कोई उपयोगी वस्तु नहीं है, आवश्यक वस्तु नहीं है, कि ये नहीं है कि हीरे के बिना अपना काम ही नहीं चलेगा। तो जल इतनी उपयोगी वस्तु होने के कारण भी इसकी कीमत बहुत कम है, या कीमत इसकी क्या है, शून्य के बराबर है लगभग। जल की कीमत की या तो बहुत कम है या उसकी शून्य के बराबर है। और हीरा इतना दुर्लभ वस्तु होने के कारण भी इसकी कीमत क्या है, इतनी ज़्यादा है। तो इसे हम जल हीरा विरोधाभास कहते हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत उपयोगी है तो इसकी कीमत तो एक्चुअल में ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन कीमतों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, सीमांत उपयोगिता के द्वारा या सीमांत तुष्टि गुण के द्वारा होता है। कुल उपयोगिता के द्वारा कभी भी कीमतों का निर्धारण नहीं होता। अब जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये अपने सबको पता है। प्रचुर मात्रा में कोई भी वस्तु पाई जाएगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और हीरा दुर्लभ होता है, बहुत कम हीरे पाए जाते हैं। अब मान लो एक व्यक्ति को एक हीरा मिला है, एक डायमंड उसे मिला, एक आम आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि एक डायमंड उसे प्राप्त हुआ, तो उसे मान लो 10 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त या कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। जैसे ही उसे दूसरा हीरा मिलेगा उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 8, पहले की तुलना में तो कम होगी। लेकिन 10 यूटिल्स के बराबर उसकी सीमांत उपयोगिता है, ये 10 रुपये मान लेता हूँ मैं, यहाँ यूटिल्स में ना मान के रुपये में मान लेता हूँ। अब अगर हम ये कहें कि हमें 1 लीटर पानी मिला है तो उसका जो संतुष्टि है या उससे जो उपयोगिता मिलेगी वो क्या मिलेगी, अगर मुद्रा में बात करें तो लगभग शून्य। क्यों, क्योंकि जल प्रचुर मात्रा में है, उसका सीमांत उत्पादन कितना होता है, लगभग 0 होता है। तो इसमें अपन देखते हैं सीमांत उपयोगिता की धारणा की खोज मूल्य विरोधाभास की व्याख्या करने में बहुत सहायता मिली है। एडम स्मिथ ऐसी स्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ थे कि जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी व अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें तो बहुत कम, जबकि हीरे जैसे पदार्थ जो अनावश्यक हैं की कीमतें क्या होती है, बहुत ऊंची होती है। अर्थात एडम स्मिथ इस जल हीरा विरोधाभास की व्याख्या नहीं कर सकते। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी पदार्थ की कीमत उससे प्राप्त कुल उपयोगिता द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु यह सीमांत उपयोगिता ही है जो किसी पदार्थ की कीमत निश्चित करता है। जल जैसी आवश्यक वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी सीमांत तुष्टिगण बहुत कम या शून्य होता है। तो अगर सीमांत तुष्टिगण कम है इसका मतलब उसकी कीमत भी क्या है, कम, अतः इसकी कीमत भी बहुत कम या शून्य होती है। हीरा दुर्लभ वस्तु है इसलिए उसका सीमांत तुष्टिगण बहुत अधिक होता है, इसी कारण हीरे की कीमत भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो हमेशा कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है, सीमांत उपयोगिता के द्वारा। यहाँ दिखाया भी है P = MU अक्स, अक्स यहाँ अक्स वस्तु को डिनोट कर रहा है, कोई भी वस्तु अक्स वस्तु, MU यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है, उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होगी, उस वस्तु की कीमत के, Px। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो पहला यूज हो गया इसका, पदार्थों के या वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। दूसरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मांग वक्र या मांग के नियम की व्युत्पत्ति करने में ये नियम काम में आता है। तो सबसे पहले अपन मांग के नियम की बात कर लेते हैं, जो अपन आगे की वीडियो में विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। एक निश्चित समय में किसी वस्तु की एक निश्चित समय में अन्य बातें स्थिर रहने पे अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा, जिसे क्वांटिटी से दिखा रहा हूँ, कीमत को प्राइस SP से दिखा रहा हूँ, घटती है। और अगर कीमत उस वस्तु की घटती है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ये होता है मांग का नियम। संबंध विपरीत है इसलिए जो मांग वक्र बनेगा वो भी ऋणात्मक ढाल का बनेगा। अब यह जो मांग का नियम है इसकी व्युत्पत्ति हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे इसमें देखना। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की एक इकाई के उपभोग में वृद्धि होती है, मतलब वस्तु की इकाई के उपभोग में वृद्धि, जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है। इस प्रकार एक उपभोक्ता तब तक वस्तुओं का क्रय करेगा या उपभोग करेगा जब तक उस वस्तु से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण उस वस्तु की बाजार कीमत के समान नहीं
हो जाती है। ये मैंने बता दिया। जब तक उस वस्तु की कीमत पी एक्स, अक्स यहाँ अक्स वस्तु को दर्शा रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, एम यू अक्स के, तब तक उस वस्तु का यूज करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर बताता हूँ इसमें जो एग्जाम्पल है वो। सीमांत तुष्टि गुण वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। ये अपन ने पढ़ लिया कि अपने जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुका होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। इस बिंदु पे ये जीरो हो जाता है, उसके बाद यहाँ वो ऋणात्मक भी हो जाता है। अब यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, अब मान लो एक वस्तु है उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो उपभोक्ता के लिए क्या आवश्यक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ बताया कि पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एम यू एक्स के बराबर होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई इसका मतलब क्या ज़्यादा हो गया, एम यू एक्स ये तो ज़्यादा हो गया और कीमत क्या हो गई, कम हो गई। पहले यहाँ दोनों बराबर थे, लेकिन अब कीमत कम होते ही क्या हो गया, पी एक्स लेस देन हो गया एम यू एक्स से, दोनों बराबर नहीं रहे। तो उपभोक्ता क्या करेगा, इनको वापस बराबर लाना चाहेगा। पी एक्स उस वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता को बराबर लाना चाहिएगा, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु की और अधिक मात्रा का उपभोग या क्रय करेगा। तो अधिक मात्रा का उपभोग करेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी, और कम हो गए किसके बराबर आ जाएगी, कीमत के बराबर पुनः संतुलन आ जाता है। इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा देखें, अगर पी एक्स बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, तो कहने का मतलब यहाँ दोनों बराबर थे, बढ़ने के कारण क्या हुआ, पी एक्स ज़्यादा हो गया किसकी तुलना में, एम यू एक्स की तुलना में। अब वो संतुलन भंग हो गया, तो पुनः संतुलन पे आने के लिए वो क्या करेंगे, इस वस्तु का उपभोग या उस वस्तु का क्रय वो कम करेंगे। अब उस वस्तु का यूज़ कम करेंगे तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ के किसके बराबर आ जाएगी, कीमत के बराबर पुनः आ जाएगी, और पुनः उपभोक्ता संतुलन में होगा। वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग या क्रय करे, जिससे सीमांत तुष्टिकोण घटकर कीमत के बराबर हो जाए। ये दोनों बता दिए हैं मैंने कि कीमत कम होती है तो क्या होता है, कीमत ज़्यादा होती है तो क्या होता है। ये जो नोट लगा हुआ है इसका अध्ययन हम रुक कर करेंगे। अब डायग्राम के द्वारा देखो, इस स्पष्टीकरण करते हैं अपन। ये अपने को पता है मार्जिनल यूटिलिटी वक्र है, ये आप इसको भूल जाओ एक बार कि ये डिमांड कर्व जो है ये बना हुआ नहीं है। ये अपन इसको डी डी इसमें बना हुआ नहीं है, मैंने बना दिया, लेकिन ये एक बार के लिए मान लो कि ये बना हुआ नहीं है। तो सर्वप्रथम यहाँ सीमांत उपयोगिता MU1 है। कब है, जब वो उपभोग कर रहा है OQ1 इकाइयों का। इस बिंदु पे सीमांत उपयोगिता इतनी है, ठीक है। और यहाँ कीमत स्तर जो है वो P1 है। क्लियर है। जब P1 कीमत स्तर है तो इस P1 कीमत स्तर पर मांग मात्रा उसकी कितनी है, OQ1 है, और अपना पहला बिंदु आ गया A बिंदु, यहाँ अपन ने दर्शा दिया। अब मान लो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाए, घट जाए, तो P1 से घटकर कितनी हो जाए, P2 हो जाए, ठीक है। कीमत घट जाएगी तो क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन भंग हो जाएगा। तो उपभोक्ता क्या क्या करेगा, उस वस्तु का ज़्यादा यूज करेगा। कीमत तो देखो घट गई, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या है, यहाँ पहले थी उतनी की उतनी है, ज़्यादा है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु का ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा। तो वो इकाइयाँ OQ1 से बढ़ा के कितनी कर देगा, OQ2 कर देगा, और ताकि जो सीमांत उपयोगिता है MU2 वो किसके बराबर हो जाए, पुनः P2 के। अर्थात मांग मात्रा OQ1 से बढ़कर कितनी हो गई, OQ2। तो यहाँ भी मांग मात्रा OQ1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, OQ2 के बराबर हो जाएगी। अब मान लो पुनः कीमत उस वस्तु की P2 से घटकर P3 हो जाए, P2 से घटकर कितनी हो जाए, P3 हो गई। तो जब कीमत P2 थी तब सीमांत उपयोगिता MU2 थी। अब कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई तो ये संतुलन भंग हो गया। तो उपभोक्ता क्या करेगा, इस संतुलन में लाने के लिए अर्थात इस सीमांत उपयोगिता को कम करने के लिए और अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा। तो जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग करेगा सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। तो OQ2 से बढ़ाकर कितना कर देगा, OQ3 उपभोग कर देगा, उस वस्तु की OQ3 मात्रा का उपभोग करेगा। तो OQ3 मात्रा का उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता घटकर किसके बराबर आ जाएगी, कीमत स्तर P3 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ O से बढ़कर कितना हो जाएगा, OQ
3। तो पहले अपने को ये ए बिंदु मिला था, फिर बी और ये सी। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है? डिमांड वक्र या डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसका जो ऋणात्मक भाग है, देखो ये सीमांत उपयोगिता वक्र है, यहाँ ये शून्य हो जाता है। इसका जो ऋणात्मक भाग है वो कभी भी मांग वक्र पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था उपभोक्ता विवेकशील होता है और विवेकशील उपभोक्ता कभी भी अपनी सीमांत उपयोगिता को ऋणात्मक नहीं होने देगा। अर्थात जैसे वो 7 रोटियां खाई उसने, तब उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई और सीमांत कितनी हो गई? 0। अब वो हमने उसको 8वीं रोटी का उपभोग करवाएंगे, लेकिन अगर वो विवेकशील उपभोक्ता होगा तो वो 8वीं रोटी का उपभोग नहीं करेगा। अर्थात इसके बाद वो किसी वस्तु का उपभोग या उस वस्तु का क्रय या उस वस्तु का प्रयोग कभी नहीं करता है। तो सीमांत उपयोगिता वक्र का जो ऋणात्मक भाग है वो मांग वक्र का हिस्सा नहीं होता है। यही मैंने ऊपर नोट में लिख रखा है। सीमांत उपयोगिता वक्र का वह भाग जो क्षैतिज अक्ष से ऊपर होता है, अर्थात देखो क्षैतिज अक्ष, ये वाला जो क्षैतिज अक्ष है इसके जो ऊपर है यही मांग वक्र का हिस्सा होगा, वही मांग वक्र होता है। क्योंकि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता उतनी मात्रा नहीं खरीदेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए? ऋणात्मक हो। अतः सीमांत उपयोगिता का ऋणात्मक भाग मांग वक्र का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने दो यूज पढ़ लिए हैं। पहला था वस्तु या पदार्थ का मूल्य या कीमत निर्धारण का, दूसरा है मांग वक्र की व्युत्पत्ति या मांग के नियम की व्युत्पत्ति में भी इसका यूज होता है। तीसरा है उपभोक्ता की बचत के निर्धारण में, जो उपभोक्ता की बचत का निर्धारण, जो उपभोक्ता की बचत के बारे में जो मार्शल ने बताया था, सर्वप्रथम ड्यूपीट ने बताया था, उसके बाद मार्शल ने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जितनी कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में जो कीमत देता है उसका अंतर उपभोक्ता की बचत होती है। इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक अलग से टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस, उसके अंदर इसको हम पढ़ेंगे। वहाँ आपको डिटेल से बता दूंगा कि इस नियम के अंतर्गत रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्यों ज़रूरी है। अगला है राजकोषीय नीति के निर्धारण में। तो राजकोषीय नीति वो होती है जो सरकार डिसाइड करती है और मौद्रिक नीति वो होती है जो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। तो आजकल जो भी राज्य हैं, आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सरकार जनता के कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से आय का पुनर्वितरण करती है। आय का पुनर्वितरण कैसे करती है? मान लो एक देश में ये अमीर वर्ग है और ये गरीब वर्ग है, ये निर्धन वर्ग है। अमीर वर्ग पे वो टैक्स लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। इस पे वो टैक्स लगाती है और गरीब लोगों को वो सब्सिडी देती है। तो हो गया ना पुनर्वितरण, अमीरों से धन को लेना और गरीबों पे बांटना। तो अमीर लोगों पे वर्तमान आयकर लगाकर उनसे प्राप्त धन को निर्धन लोगों के लिए सामाजिक सेवाओं पर व्यय करना रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। क्योंकि देखना क्या होगा कि अमीर लोगों से हम धन लेंगे, गरीबों को देंगे, कल्याण में वृद्धि होगी, तो यह भी रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। कैसे? जिससे समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो यहाँ एक डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया है सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए आय का पुनर्वितरण। इस हेतु एक डायग्राम है। डायग्राम में देखो आप, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे मनी इनकम, मुद्रा आय ली हुई है। वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, मुद्रा की या जो आय की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ ध्यान रखना मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं है, ये आय की सीमांत उपयोगिता होती है। अब अगर अमीर व्यक्ति है तो उसके पास धन ज़्यादा है, तो ये मनी इनकम, उसके पास आय ज़्यादा है, तो ओ से लेके एच तक, OH हो गई अमीर लोगों की आय, ठीक है, प्रारंभिक आय। और जो गरीब व्यक्ति है उसकी आय क्या होती है? कम होती है। तो गरीब व्यक्ति की आय हो गई O से लेके L तक, ये है प्रारंभिक गरीब व्यक्ति की आय। अब वो सरकार या फिर क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है अमीर लोगों पे। तो जैसे ही टैक्स लगाएगी तो अमीर वर्ग की आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अमीर वर्ग की आय जो पहले OH थी वो अब कितनी हो जाएगी? OH प्राइम, अर्थात OH डैश। तो पहले की तुलना में कितनी कम हो गई? HH डैश, ये जो दूरी दिख रही है ना,
ये इतनी क्या हो गई, आय में कमी हो गई। आय में इतनी कमी हुई है, लेकिन सीमांत उपयोगिता में कितनी कमी हुई, एच एच डैश के बराबर। और कुल उपयोगिता में कितनी कमी हो गई, सी डी एच एच डैश। ये जो एरिया जो मैंने सर्किल में दिखाया है, इतनी उसकी संतुष्टि में कमी हो गई। क्यों, क्योंकि जिन लोगों के पास आय ज़्यादा होती है उनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता इनकी वैसे ही क्या है, कम। तो उसका कुल उपयोगिता में कमी भी क्या हुई है, कमी हुई है, केवल सी डी एच एच डैश हुई है। अब जिस व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति था, उसकी आय पहले से कितनी थी, ओ एल, आय कम थी, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, एल से लेके ए तक, यहाँ तक बहुत ज़्यादा सीमांत उपयोगिता। अब अगर उसको वो धन दे दिया जाए, तो वो धन देगा तो वो उस ओ एल से बढ़ के कितना हो जाएगा, ओ एल प्राइम। तो ये ओ एल प्राइम होते ही सीमांत उपयोगिता थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, ए से आ जाएगी बी पे। लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि कितनी हुई है, ये देखो, ये पूरा एरिया जो मैंने सर्किल में दिखाया है, ये पूरा एरिया ए बी एल एल डैश, ये क्या हुआ है, उसके उपयोगिता में वृद्धि हुई है। और कमी कितनी हुई थी अमीर लोगों में, इतनी। कौन सी ज़्यादा है, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ये वाली ज़्यादा है, अर्थात कल्याण में वृद्धि हो गई। क्योंकि उपयोगिता सीमांत तुष्टिगुण या कुल उपयोगिता है, उसमें इतनी तो वृद्धि हुई है, और कमी क्या हुई है, केवल इतनी सी हुई है। तो आर्थिक कल्याण के अंतर्गत राजकोषीय नीति निर्धारण में भी सरकार राजमान सीमांत उपयोगिता नियम का यूज करती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है।